आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार का वन एवं वन्यजीव संपदा। अगर साधारण सी भाषा में बोलूँ तो क्या सब पढ़ेंगे? राष्ट्रीय पार्क जो बिहार में है, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा पक्षी अभयारण्य, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। केबीसी नैनो की जो बुक आती है बिहार समग्र, ये वो बुक है, ठीक है। और जो बिहार में वेटलैंड हैं, जो आर्द्रभूमियाँ हैं, उनसे संबंधित सारे जो जो हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कितने एकड़ में है, सब पढ़ेंगे। इनसे संबंधित अगर पेपर देखा होगा तो 2 से 4 क्वेश्चन के करीब में रहते हैं मैक्सिमम। मिनिमम 2 क्वेश्चन, बहुत पूछ लिया तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले केबीसी नैनो की जो बुक आती है बिहार समग्र, उससे मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया। ज्योग्राफी के 3-4 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वन्य जीव और जैव विविधता को आश्रय उपलब्ध कराकर जलवायु तथा जलीय चक्रों को नियंत्रित करके परितंत्रीय स्थिरता बरकरार रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे मानव और पशु जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि हमें क्या मिलता है, उनसे लाभ मिलता है, हमें लकड़ी मिलता है, जलावन मिलता है, भोजन मिलता है, मिट्टी, पानी, इन सब का संरक्षण भी होता है। किससे? जैव विविधता से या वन्य जीवों से या वन लगाने से। इनसे मुख्य टॉपिक पर शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधे के आवरण को वनस्पति कहा जाता है। क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति धरातल, मिट्टी और जलवायु की देन है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में उच्चावच, यानी कि उच्चावच कितना ऊंचा नीचा है, वर्षा, तापमान और बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ मतलब प्रभावित करती हैं इनको कि वनस्पतियों का वितरण कैसा होगा। मरुस्थल की वनस्पति, पहाड़ की वनस्पति और वर्षा वन की वनस्पति तीनों अलग अलग होती है। तीनों की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है, इसलिए तीनों अलग अलग हैं। बिहार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाले इस राज्य की प्राकृतिक वनस्पति में जलवायु का विशेष प्रभाव है। प्राकृतिक वनस्पतियों में संलग्न भूमि के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान बहुत पीछे है। जैसे बिहार में की भूमि प्राकृतिक वनस्पतियों के अनुकूल है, परंतु सबसे बड़ी समस्या सघन आबादी का है। बिहार का डेंसिटी जो है आबादी, वो देश में सबसे ज़्यादा है। 1103 करके 1104 है, ठीक है। ये देश में सबसे सघन आबादी बसती है बिहार में। प्राकृतिक वनस्पति में संलग्नता के दृष्टिकोण से हम पीछे हैं। कृषि क्षेत्र का विस्तार, पेड़ काटने, जल जमाव के कारण मैदानी भाग प्राकृतिक वनस्पति से शून्य हो गया है। होता क्या है, मतलब ये सब किताबी बातें हो गई। वास्तविकता क्या होती है कि लोगों को पेड़ चाहिए या खेत चाहिए, तो पहले लोग ऑब्वियसली पेट भरने के लिए यूज़ करते हैं। मैदानी भागों में कृषि की भूमि की बहुतायत है, इसलिए पेड़ पौधे कम हैं। जब आप मैदानी भागों से ऊपर जाएंगे हिमालय की तरफ या नीचे जाएंगे मध्य प्रदेश की तरफ, तो आपको मतलब वन ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। यही है मेन चीज़। प्राकृतिक वनस्पति में हम पीछे हैं। बिहार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पर्णपाती किस्म की वनों की बहुलता है। पर्णपाती क्या होती है? पर्ण का मतलब होता है पत्ता, पाती का मतलब होता है गिरा देती है। मतलब ऐसे वन जो वर्ष में एक विशेष समय पर अपना पत्ता गिरा देते हैं। पर्णपाती किस्म की बहुतायत है। वर्षा वितरण के असमानता के कारण यहाँ आर्द्र, शुष्क दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में मुख्यतः 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब ये बिहार है, चौकार बिहार है मेरा, सबको पता है। तो ये इलाका जो है, ये इलाका, ये पूरा, ये बहुत ज़्यादा वर्षा ग्रहण करता है, जबकि ये इलाके बहुत कम वर्षा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर शुष्क से लेकर और उष्णकटिबंध के आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती सब मिलते हैं। तो 2 वन होते हैं, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती वन, बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पठार के पश्चिम भागों में है। दक्षिण पठार के पश्चिम भाग यहाँ
यहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। इन वनों में अमलतास, आबनूस, आंवला, शीशम, महुआ, खैर, पलास, आसन इत्यादि के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती है ये। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वार्षिक, 120 सेंटीमीटर से। अगला है मैदानी भागों में उपवन या पार्कलैंड तथा फलदार वृक्ष आम, लीची, केला आदि के बगीचे पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन का विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित पठारी क्षेत्र में है। इसके अंतर्गत कैमूर, रोहतास, गया, जमुई, शेखपुरा, बांका, नवादा आदि जिले आते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन में ये सब जिले आ गए। कौन कौन से? रोहतास, गया, जमुई, शेखपुरा, बांका, नवादा, ये सब बिहार को ऐसे बनाओ, गंगा नदी को खींचो बीच में से, ये पूरे वन हैं। अगला है आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक हो, वहाँ इस तरह के वन पाए जाते हैं। बिहार के कुल वन क्षेत्र का 80 से 90% क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ पर्णपाती हो गया तो पूछेगा डायरेक्ट 80 से 90% भाग पर कौन से वन पाए जाते हैं बिहार में? तो आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन को 3 भागों में उप विभाजित किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला सोमेश्वर एवं तथा दून श्रेणी, पता है बिहार में कहाँ आता है? पश्चिमी चंपारण में। दूसरा तराई जंगल तथा घास के क्षेत्र, उसके ठीक नीचे पतली सी पट्टी आती बिहार के उत्तरी भाग में। तीसरा है दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। ओके, तीनों देख लेते हैं बारी बारी से। सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। बिहार थोड़ा सा मैं बनाता हूँ कोना कोनी खींच के, ऐसे ही है बिहार। तो यहाँ पर है ये, है ना, यहाँ पर हिमालय का शिवालिक श्रेणी लगता है ना, तो इसमें ये वन पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे उष्ण शुष्क मौसम के चलते पत्ते त्यागते हैं ताकि उनमें अधिक नमी का ह्रास न हो सके। पत्ते क्यों गिराते हैं पेड़? क्योंकि पेड़ों को एक विशेष मौसम में, बसंत से पहले वाले बसंत के मौसम शुष्क हो जाते हैं जब मौसम, तो इनको पानी नहीं मिल पाता है, तो इनको अपनी एनर्जी बचानी होती है, तो पत्ते कम गिरा देते हैं जिससे, और कुछ पत्ते लगे हुए रहेंगे या जिससे अपना खाना बना सके ये। ठीक, फिर जब इनको पानी मिलना शुरू होता है तो नए नए पत्ते फिर से आने लग जाते हैं। तो शुष्क मौसम में गिरा देते हैं ताकि नमी का ह्रास न हो सके। इस वन के अंतर्गत साल, शीशम, खैर, सेमल पाए जाते हैं। यहाँ के वन मिश्रित हैं। औसतन पेड़ की ऊंचाई 25 मीटर होती है। यहाँ सवई घास तथा नरकट भी मिलते हैं। सीधा सा क्वेश्चन, सवई घास और नरकट ये किस तरह के वन में पाए जाते हैं? तो सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन में। और उसमें भी कौन सा? तो आर्द्र पर्णपाती, जहाँ आर्द्र मतलब होता है पानी का अधिकता। 120 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर इस तरह के वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती। तो सवई और नरकट भी मिलते हैं। इस प्रकार के वन का विस्तार 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, सोमेश्वर और दून श्रेणी। तराई जंगल तथा घास का क्षेत्र, इस प्रकार के वन का विस्तार पश्चिमी चंपारण, कटिहार, अररिया आदि जिलों के नम तराई भागों में पाई जाती है। यहाँ बांस, सवई घास, नरकट, मोथा, झाड़, कुछ भाग में शीशम, झेलम या अन्य पेड़ विकसित होते हैं। ठीक, तो ये कहाँ का? पश्चिमी चंपारण, कटिहार, अररिया आदि क्षेत्रों में हो गया। ओके, अगला है दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। इस तरह के वन का विस्तार बांका, लखीसराय, किऊल, मुंगेर आदि जिलों में पाया जाता है। दक्षिण के उष्णकटिबंधीय, ये सब नीचे के हैं, बांका, लखीसराय, किऊल, मुंगेर। फिलाइट चट्टान के क्षेत्र में बांस का विकास अधिक हुआ है, फिलाइट चट्टान के क्षेत्र में, तथा लेटेराइट मिट्टी के चट्टान के क्षेत्र में साल वृक्ष का विकास अधिक हुआ है। इस वन में जामुन, महुआ, कुसुम, तिलई, हरिनहारा, गुलहर, आसन, घौनता, खैर, अमलतास, गामहर, करंज, केंदू आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सभी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन में। क्वेश्चन क्या देगा कि दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन में कौन कौन से निम्न से वृक्ष पाए जाते हैं? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन। इन सब वृक्षों का नाम लिख देगा। तो एक आइडिया होने चाहिए कि किस तरह के वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। वनों के प्रकार, अब गवर्नमेंट के ऑफिशियल के हिसाब से वन कितने प्रकार के होते हैं वही पढ़ेंगे अब हम।
सुरक्षा की दृष्टि से बिहार के वनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत। आरक्षण और संरक्षण में फर्क क्या होता है? आरक्षण तो वैसे भी सुना होगा। आरक्षण का मतलब होता है किसी को प्रधानता देना, मतलब प्रायोरिटी देना किसी को। संरक्षण का मतलब होता है सबको संरक्षित करना। और अवर्गीकृत एक वन है। आरक्षित वन वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की अनुमति होती है, फिर भी वन की सुरक्षा के लिए उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। रिजर्व फॉरेस्ट वो यही है। बिहार में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 693 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 10.08% है। 10.08% है। ओके। अगला है संरक्षित वन। वैसे वन जिन्हें पशुओं को चराने, लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती। देखो ऊपर आरक्षित वन में था, संरक्षित में बिल्कुल भी नहीं होती। इसे सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। बिहार में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कुल संरक्षित वन क्षेत्र 6183 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे वन क्षेत्र का 89.91% है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन है? संरक्षित वन है। आरक्षित वन 10% और संरक्षित वन 89%, 1-2% में अवर्गीकृत आगे 1% में। वैसे वन जो रक्षित एवं संरक्षित वनों के वर्गों के श्रेणी से बाहर श्रेणी में नहीं आते, इन वनों में पशुओं को चराने, लकड़ी काटने के सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है, टैक्स ले सकती है। बिहार में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल मात्र 1% है, मात्र 1%। सघनता की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अति सघन वन, ये था संरक्षण की दृष्टि से कि वृक्षों को बचाने के लिए। अब है सघनता की दृष्टि से कि वनों का सघनता के आधार पर उनको बांटा गया है। अति सघन वन वैसे क्षेत्र जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हो। एक मान लो खेत ले लो, इसका 70% भाग वन से भरा हुआ हो, तो ये हो गए अति सघन वन। मध्यम सघन 40% से अधिक लेकिन 70% से कम वन आच्छादित हो। एक खेत ले लो जिसका 40 अधिक लेकिन 70 से कम तक वन आच्छादित कर दो, तो वो हो गए मध्यम सघन। अति सघन में तो 70% से ज़्यादा। खुले वन वैसे क्षेत्र जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक लेकिन 40% से कम क्षेत्र वन आच्छादित हो। 10 से 40 के बीच में। झाड़ी वैसे क्षेत्र जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से कम क्षेत्र वन आच्छादित हो, तो उसको झाड़ी की श्रेणी में रखा जाता है। बिहार में वन आवरण 2019, इसको याद मत करना, ये 2021 में वन रिपोर्ट आ गया है, जिसको मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। बीपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसके दृष्टिकोण से मैं करवा दूंगा, ठीक है। बिहार राज्य वन नीति, इसको पढ़ लेते हैं, ये मेंस और पीटी दोनों के लिए है। बिहार राज्य वन नीति राष्ट्रीय वन नीति का अनुसरण करती है। औपनिवेशिक भारत में प्रथम वन नीति 1894 में, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1852 में बनी। मतलब परतंत्र भारत की 1894 और स्वतंत्र भारत की 1952 वन नीति हमारी बनी थी। वनों के अत्यधिक विनाश एवं अन्य वनीय समस्याओं को देखते हुए 1988 में नई वन नीति बनाई गई। सबको पता है 1988 में वन नीति बनी थी नई वाली, और 33% 1% हमारे देश का होना चाहिए वन आच्छादित, और हर राज्य का भी 33% होना चाहिए। ओके। राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप ही बिहार सरकार द्वारा वन नीति बनाई गई। इस नीति का मूल उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाकर 33% के स्तर पर करना है। इसलिए बिहार वन क्षेत्र के विस्तार पर बल देती है, और देश में 2021 के आंकड़ों के हिसाब से 25% के आसपास हमारा वन आच्छादित है, जबकि हमें कहाँ जाना है पूरे देश को लेकर 33%। मैं बिहार का 2021 का वन रिपोर्ट पढ़ा दूंगा किसी दिन वीडियो बना के। राज्य में वन क्षेत्र 7305.99 वर्ग किलोमीटर है, जिसे राष्ट्रीय नीति के अनुसार कम से कम 31,03,11 हेक्टेयर किया जाना चाहिए। कितना किया जाना है? 31,03,000 हेक्टेयर। अभी है कितना? मात्र 7,305 वर्ग किलोमीटर में है। बहुत हमें काम करना भी, ताकि 33% भूमि वन के अंतर्गत लाई जा सके। इसके लिए वानिकी विकास योजना के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो सारे योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं जो हैं इसमें। वानिकी विकास का उद्देश्य, वानिकी का मतलब वन हुआ, उपलब्ध गैर कृषि भूमि पर वन क्षेत्र फैलाव करना है। गैर कृषि भूमि पर वन नहीं लगाना है, नहीं तो लोग खाएंगे क्या।
इसके लिए बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर वन विकास हेतु 100 वर्ग किलोमीटर भूमि का चुनाव किया गया। ऐसे भूमियों का चयन किया सरकार ने 100 वर्ग किलोमीटर, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रति भूमि के 1/3 भाग पर विकास किया जाए ताकि कम से कम 30,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन स्थापित हो सके। अगला है, राज्य में वन क्षेत्र का तेज गति से सिकुड़ते जाने के कारण राज्य के वन नीति में पुनर्वास एवं संरक्षण को महत्व दिया गया है। पुनर्वास एवं संरक्षण के तहत निम्न कार्य किए जा रहे हैं। अंत में हम इस वीडियो के अंत में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। उजड़े वनों का पुनर्वास के अंतर्गत वे क्षेत्र जहां वृक्ष घनत्व 40% से भी कम है, वहां वृक्षारोपण और पुनर्विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निजी और सामाजिक वानिकी के अंतर्गत भी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार के विकास पर बल दिया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो नेशनल पार्क होते हैं, बर्ड सेंचुरी, इनके विकास को बिहार में बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला है वन संपदा। वनों से प्राप्त होने वाली उपज को वन संपदा कहते हैं। वन से कुछ भी ले लो, चाहे वन का फल ले लो या लकड़ी ले लो, वो सब वन संपदा है। इन्हें 2 वर्गों में रखा जाता है, मुख्य उपज, गौण उपज, मतलब प्रोडक्ट क्या मिल रहा है और उसके बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं। मुख्य उपज के अंतर्गत लकड़ी संबंधी वन उत्पादों को शामिल किया जाता है, जबकि गौण उपज के अंतर्गत लकड़ी को छोड़कर शेष उत्पादों को शामिल किया जाता है कि लकड़ी के अलावा जो भी वन से मिलेगा वो गौण उपज कहलाएंगे। वनोत्पादन झारखंड सीमा से सटे वनों में महुआ, हर्रे, कपास, साल, केंदुपत्ता, ये बीड़ी बनाने के लिए यूज होता है, गोंद, तानिन, जड़ी बूटी, लाह, कुसुम आदि उपलब्ध है। झारखंड सीमा से सटा हुआ क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं वो देख लेना। मैंने एक शॉर्ट वीडियो करवाया था ट्रिक याद करने का राज्यों का, देख लेना, वहाँ पर जाके मिल जाएगा। बांस, तसर, अर्जुन, सवई, घास आदि बिहार के वनों में उपलब्ध हैं। वन उत्पादों का एकत्रीकरण और विपणन का दायित्व बिहार राज्य वन विकास निगम का है। वन विकास निगम वर्ष 2013 में 0.28 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया था। रोहतास तथा कैमूर के वनों में उच्च कोटि के साल उपलब्ध हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा बीपीएससी कि उच्च कोटि के साल का वृक्ष बहुत ही उपयोगी वृक्ष होता है, निम्न में से किन किन जिलों में उपलब्ध है, तो उसमें रोहतास, कैमूर भी दे देगा और बाकी जिलों के नाम भी दे देगा। तो ऐसे ही हमें पढ़ना पड़ेगा। वन उत्पाद आधारित उद्योग। अब वन के उत्पाद से कौन कौन से उद्योग बन सकते हैं? बहुत को सारे उद्योग बन सकते हैं। बिहार के वन उपज पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं, जिसमें आरा मिल, सीजनिंग प्लांट, गत्ता उद्योग समस्तीपुर, दरभंगा में है, प्लाईवुड निर्माण बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर, कत्था, पान वाला कत्था बेतिया, माचिस एवं बीड़ी उद्योग प्रमुख हैं। ये सभी वन आधारित उद्योग हैं जिनके कच्चे माल डायरेक्ट वन से आते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के कच्चे माल डायरेक्ट आते हैं। इन संसाधनों पर आधारित लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, लाह उद्योग आदि भी विकसित किए जा सकते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019, तो अभी हमने बताया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पढ़ना है अब हम लोगों को, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। इसको छोड़ देते हैं हम वन स्थिति रिपोर्ट, ये सारे डेटा बदल गए हैं, इसलिए वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को हमें स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बहुत जल्दी मैं लेके आ जाऊंगा। राज्य में वन संबंधी प्रमुख योजनाएं, तो वन स्थिति 2021 करेंगे हम नेक्स्ट अगले या उससे अगले वीडियो में मैं ज़रूर कर दूंगा इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई सा भी पीसीएस हो, जब जब वन स्थिति रिपोर्ट आया उससे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है। नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण। बिहार के 20 जिलों में जहां से गंगा एवं उनकी सहायक नदियां बहती हैं। गंगा कितने जिलों से बहती है? 12 जिला, और इसकी सहायक नदियां मिला लो तो 20 जिला। ओके, नमामि गंगे योजना के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। बिहार में गंगा 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर से बहती है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये कितने जिलों से बहती है। इस योजना के तहत आर्द्र भूमि का विकास एवं इको पार्क के निर्माण से गंगा एवं उसके सहायक नदियों किनारे बसे स्थानीय समुदाय को आय का स्रोत प्राप्त होगा। तो ये गंगा क्या है? नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे में। योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में होगा। फेज 1 15-16 से 20-21 तक है। फेज 1 का रिपोर्ट भी जरा बता देते कितना काम किया भाई तुमने।
दूसरा है फेज़ 2 2021-22 से लेकर 2024-25 तक ये चल रहा होगा। अगर अभी हम बात करें तो अभी ये चलना चाहिए फेज़ 2। फेज़ 1 के बारे में तो कोई अता पता अभी तक नहीं चला है। वानिकी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बंजर भूमि पर वन विकास करना। ऐसा भूमि जिस पर खेती नहीं हो सकता लेकिन पेड़ पौधे उपजाए जा सकते हैं, उनको विकसित करना। इस हेतु 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि को चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कुल प्रति भूमि के 1/3 भाग पर वन विकास करना है। सरकारी एवं निजी संस्थानों की खाली भूमि पर वृक्षारोपण इस कार्यक्रम के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना। वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में परंपरागत शहरी वानिकी से हटकर शहरों में ग्रीन बेल्ट के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख शहर पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजगीर, मुजफ्फरपुर को वृक्षों से गहन रूप से आच्छादित करने का कार्य किया है। अब इन शहरों में रहने वाले लोग ही बता सकते हैं कि उनके यहाँ कितने सारे गहन वृक्ष लग गए हैं। नेक्स्ट है कि कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना। कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना बिहार में वर्ष 12-13 से ही कृषि वानिकी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद सागवान, मोहगनी, गामहर, शीशम, खैर आदि अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। इच्छुक किसानों को बरसात के मौसम में इनके पौधे मुफ्त में दिए जाते हैं। ये सब इस योजना के तहत मुफ्त में पौधे दिए जाते हैं। साथ ही लगे पौधे की देखरेख के लिए पहले 2 वर्षों तक 10 रुपये प्रति पौधा और तीसरे वर्ष से 15 रुपये प्रति पौधा नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक, तो कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना ये था। तीसरा योजना है कृषि वानिकी पॉपुलर ETP। बिहार में कृषि वानिकी की इस योजना का क्रियान्वयन कम समय में रोटेशन के लिए किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षादान बढ़ाने के लिहाजा से किसानों की जमीन पर पॉपुलर का व्यवसायिक वृक्षारोपण कराया जाता है। चुनिंदा लाभार्थी को विभाग द्वारा दिसंबर-जनवरी में पॉपुलर के ETP मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। पौधों के बचे रहने के आधार पर किसानों को उनके रखरखाव के लिए योजना के तहत नगद राशि पहले 2 वर्षों तक प्रति पौधा 10 रुपये और तीसरे वर्ष से 15 रुपये दी जाती है। इसमें भी 10 और 15 रुपये प्रति पौधा दिया जाता है। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला पॉपुलर ETP योजना। पॉपुलर रोपण योजना का उद्यमी और किसानों के जरिए विभिन्न प्रजाति के गुणवत्तापूर्ण पौधों वाली पौधशालाओं की स्थापना करना है। इस योजना का भी वही है कि गुणवत्तापूर्वक वृक्ष लगाओ। योजना का क्रियान्वयन बिहार के सभी जिलों में किया जा रहा है, जहां लाभार्थी को कटिंग के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाती है। पौधों के लिए विभाग द्वारा 3.5 रुपये प्रति पौधों की पूर्व निर्धारित दर पर खरीद लिया जाता है फिर उसको बाद में। ओके। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला अन्य प्रजाति योजना, ये सब योजना पता होनी चाहिए। अगर आप मेंस भी देंगे तो उसमें भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इन योजनाओं को पौधशाला की स्थापना के लिए बीज उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू किया गया है। विभाग द्वारा पौधों को पूर्व निर्धारित दर पर खरीद लिया जाता है। इसमें हर परिसर हरा परिसर योजना, इस कार्यक्रम के तहत हर परिसर को हरा परिसर बनाने की बात सोची गई। राज्य में वन भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण इस योजना की शुरुआत हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण को शुद्ध करने के मकसद से की गई है। इसके अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी संस्थान के परिसरों की खाली जमीन पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान होते हैं, स्कूल वगैरह, उनके परिसर में पौधे लगाए जाएंगे। शहरी स्थलों का हरितीकरण। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा शहरों, पार्कों को लैंडस्केपिंग और शहरी क्षेत्रों में हरित स्थलों के रखरखाव संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में 17-18 से 19-20 तक कुल 1,01,134 पौधे लगाए गए हैं। 1,01,134 पौधे लगाए गए हैं। ओके, शहरी क्षेत्रों में। जल जीवन हरियाली मिशन, ये तो बहुत ही फेमस मिशन है। राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण की चुनौती को ध्यान में रखकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाने के लिहाजा से की गई है। कार्यक्रम की सफलता के लिए 25 दिसंबर 2019 को हुई एक बैठक में जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना पर सहमति बनी। मिशन को संस्था निबंध अधिनियम के तहत निबंधित किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 19-20 से 21-22 तक 3 वर्षों के लिए कुल व्यय 24,524 करोड़ रुपये अनुमानित है। अभियान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 19 जनवरी 2020 को
पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिहाजा से राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाने का आयोजन किया गया था। 19 जनवरी 2020 को इस मिशन के जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाया गया था। इस आयोजन में 18,034 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। जल जीवन हरियाली अभियान के प्रशासनिक शीर्ष के तहत अनुमानित व्यय 19-20 में 6.19 करोड़ रुपए और 20-21 में 8.42 करोड़ रुपए है और 21-22 में इतना करोड़ रुपए है। ओके, तो ये था जल जीवन हरियाली मिशन। आर्द्र भूमि, वेटलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी हो या बीपीएससी सबके लिए। आर्द्र भूमि एक परिक्षेत्र होता है जहाँ परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में डूबा हुआ रहे। जल और स्थल दोनों होंगे उस क्षेत्र में, ठीक है, वही होता है आर्द्र भूमि। ये मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं। एक खेत भी हमारा आर्द्र भूमि है, धान का खेत, और एक पूरा का पूरा झील भी एक आर्द्र भूमि में शामिल हो सकता है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती है क्योंकि विशेष प्रकार के वनस्पति और जलीय जीव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पक्षी आर्द्र भूमि में विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। आर्द्र भूमि पर हुए रामसर सम्मेलन 1971 के द्वारा दलदली क्षेत्र, पंक भूमि, पिट भूमि, जल कृत्रिम या अप्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या गतिमान जल, ताज़ा पानी, खारा पानी, लवण युक्त, कोई सा भी हो वो आर्द्र भूमि में शामिल होता है। 1971 में रामसर एक जगह है, कहाँ है, ईरान में, वहीं पर सम्मेलन हुआ था। उसके बाद आर्द्र भूमि का कॉन्सेप्ट आया था। भारत में NWCP के अंतर्गत नेशनल वाइल्ड लाइफ करके है एक संस्था, उसके तहत कुल 115 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है, जिसका फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ अभी। बिहार में मुख्यतः उत्तरी भाग में मीठे जल स्रोतों के रूप में झील, मन, चोर, दियार क्षेत्र के रूप में आर्द्र भूमि उपलब्ध है। मतलब बिहार में मीठे वाले स्रोत, बिहार में खारा पानी कहाँ से आएगा, तो ये सभी जो है ना, झील है, मन है, चौर, दियार, ये सब बिहार के अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म यही था, ठीक है, के अंतर्गत बिहार के 3 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत बिहार के 3 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। ये नेशनल वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के 1 आर्द्र भूमि को मान्यता मिली है रामसर के तहत। ये नेशनल के तहत 3 को शामिल किया गया है। किस किस को? कांवर झील बेगूसराय, बरीला झील वैशाली और कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा। ये 3 जिलों में है। इन तीनों को याद करें, कभी भी पूछ सकता है ये। कांवर झील बेगूसराय, बरीला वैशाली, बहुत से बरीला वैशाली और कुशेश्वर स्थान दरभंगा। बिहार का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कांवर आर्द्र भूमि बेगूसराय, क्षेत्रफल 6.5 वर्ग किलोमीटर है। इसे जुलाई 2020 में रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। यह बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। कांवर झील जो है बेगूसराय में, इसको पहली बार बिहार के किसी स्थल को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि के तहत रामसर स्थल के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। ओके, बिहार के कुल आर्द्र भूमि का लगभग 90% भाग उत्तरी बिहार में स्थित है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन पता होगा क्यों है। वहाँ पर पानी अधिकता है, दलदली भूमि की अधिकता है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि एटलस 2011 के अनुसार बिहार में कुल आर्द्र भूमि 4032.09 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.40% है। क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आर्द्र भूमि कितना परसेंट है, तो 4.40%। याद रखना इस परसेंटेज को। बिहार में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र कटिहार में है और सबसे कम सीतामढ़ी में है। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ पर है? कटिहार में है और सबसे कम सीतामढ़ी में है। वर्ष 2019 के इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार बिहार में कुल 285 नम भूमियाँ हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 3,992 हेक्टेयर है। राज्य के कुल दर्ज वन क्षेत्र का 0.6%। इस डेटा को मत याद रखना, 2021 का डेटा हम पढ़ेंगे, उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। कुल 285 नव भूमियों में से 72 प्राकृतिक हैं, 72 नेचुरल हैं। ये नव भूमि का मतलब आर्द्र भूमि ही है, वेटलैंड। 50 मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। 163 ऐसी नम भूमि हैं जिनका क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर से कम है, 1.25 हेक्टेयर से 2.25 से। भारत में कुल 62,466 नम भूमियाँ हैं, जिसमें सर्वाधिक गुजरात में है। सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ? गुजरात में। और जो देश की कुल नम भूमियों का 40% है, 40% कहाँ पर है? गुजरात में नम भूमि।
सर्वाधिक 2573 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्राकृतिक आंतरिक नम भूमि के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो राज्य की कुल नम भूमि का 64.5% है। नम भूमि के फैलाव के मामले में जिलों के बीच काफ़ी अंतर है। जिलों के बीच बेगूसराय जिले के लगभग 10.8% क्षेत्रफल में नम भूमि है, वेटलैंड, जिसके बाद कटिहार और फिर सहरसा का स्थान आता था। पहले स्थान पर कौन आएगा? पहले स्थान पर आ गया बेगूसराय, बेगूसराय, ओके। दूसरे पर कौन आएगा? दूसरे पर आ गया बेगूसराय के बाद कटिहार, बेगूसराय के बाद कटिहार, उसके बाद सहरसा, ठीक है। तो ये तीनों आते हैं, तो इसको ऐसे याद रखना, सबक, सहरसा, बेगूसराय, कटिहार। तो इसमें बेगूसराय पहले नंबर पर है, दूसरे पर कटिहार, तीसरे पर सहरसा। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य के कुल नम भूमि के क्षेत्रफल में कटिहार, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और सारण का संयुक्त रूप से 25% हिस्सा है। ये चार जिले, ये 4 जिले मिलाकर 25% आर्द्र भूमि है इनमें। वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं जिलों वाइज में? तो बेगूसराय पहला, बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए, दूसरा कटिहार और तीसरा सहरसा। बेगूसराय, कटिहार, सहरसा। वन्य जीव संपदा, अब इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें नेशनल पार्क वगैरह सब, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झील, उसके बाद से बर्ड सेंचुरी, ये सब आएंगे, ओके। पढ़ते हैं। बिहार में वनों में बाघ, हाथी, लंगूर, बंदर, हिरन, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल और वन्यजीव पाए जाते हैं। बेगूसराय स्थित कांवर झील में साइबेरियन पक्षी प्रवास करते हैं। साइबेरिया कहाँ? रूस का बिल्कुल उत्तरी भाग, वहाँ से साइबेरिया तक आते हैं पक्षी, वहाँ से बिहार तक आते हैं उड़ के। रूस से दक्षिण अफ्रीका भी जाते हैं पक्षियाँ उड़ के। बक्सर के लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, बक्सर लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बक्सर 1952 में भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय वन्य जीव बोर्ड बनाया गया था। तो वन्य प्राणियों के अवैध शिकारियों से संरक्षण प्रदान करने के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया था। 1972 में क्यों बनाया? 1972 में ही याद है वो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद पूरे दुनिया में बनाया गया। तो सबसे पहला भारत देश था जहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, ओके। 1972 में बनाया गया। इस एक्ट अधिनियम विशेषकर उन वन्य जीवों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है जिनकी जाति अथवा उपजाति के विलुप्त होने का खतरा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अभी 2021 में संशोधन किया गया है। ये संशोधन सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं, खासतौर से जो लोग यूपीएससी देंगे। अगला है बिहार में स्थित प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। बिहार राज्य का वन विभाग बिहार सरकार के वन नीति को कार्यान्वित करता है। वर्तमान में राज्य में एक राष्ट्रीय पार्क, एक नेशनल पार्क है। बिहार में एक नेशनल पार्क है, कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। और 8 वन्य जीव अभयारण्य, 5 पक्षी अभयारण्य हैं। ये बिहार आर्थिक समीक्षा 2021 का है, इसका विवरण निम्नलिखित है। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर टाइगर मिलते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान को 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सम्मिलित कर दिया जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान उसके बाद से टाइगर रिजर्व भी कहलाता है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व क्षेत्र का पूरा भाग हो गया, ओके। और 1991 में किया गया, ऐसे याद रखना। 1991 में जब आर्थिक पॉलिसी आई, उसके साथ साथ बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी बना। कुछ भी करके याद रखना। एक बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य है। इसे वैश्विक संरक्षण मानकों में शामिल भारत के 14 बाघ अभयारण्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में, और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। याद रखना, ये सब पूछता है कभी कभी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कुल वन क्षेत्र 335.6 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है, जबकि शेष पर वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य है। वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2015 की गणना के अनुसार यहाँ बाघों की संख्या 28 थी। 2018 की बाघ गणना के अनुसार यहाँ बाघों की संख्या 31 टाइगर रहते हैं इसमें। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, अब ये कहाँ पर है? ये मुंगेर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी।
कब हुई थी भीम बांध की? 1976 में। भीम बांध मुंगेर जिला में है 1976 में, और ये 681.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय ये सब इत्यादि पाए जाते हैं भीम बांध में। मनोरम पहाड़ी, प्राकृतिक वादी और घने जंगलों से घिरे भीम बांध में गर्म जल के असीम स्रोत हैं, गर्म पानी के स्रोत है यहाँ। जाड़े के दिनों में युवाओं के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है। जो लोग मुंगेर में रहते होंगे वो लोग ज़्यादा अच्छे समझते होंगे। बरेल झील, सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य, बहुत फेमस है ये पक्षी अभयारण्य। तो बरेल है तो वैशाली आ जाओ, ऐसे याद रखना। वैशाली में स्थित है ये। 1997 में स्थापित यह अभयारण्य 1.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। छोटा सा एरिया है। यहाँ चीता, सांभर, हिरन, भालू, कोयल, गौरैया, तोता, मैना ये सभी पाए जाते हैं बरेल झील में। बरेल झील, सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य। सलीम अली बहुत बड़े पक्षी विदित है ये भारत के। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर जिले में अवस्थित है। 1979 में स्थापना हुआ था इसका, और यह लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ भेड़िया, ब्लैक बक, चीतल, लंगूर ये सब पाए जाते हैं। यह सोन नदी के किनारे स्थित है। तो कैमूर अगर पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछता है, तो सोन नदी के किनारे। ओके। अगला है विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य। यह एक जलीय जीव अभयारण्य है। जलीय जीवों पर अभयारण्य बहुत कम है देश में, जिसका संबंध गंगा नदी से है। गंगा नदी में एक डॉल्फिन जीव पाई जाती है जिसको दिखता नहीं है, जिसकी आँख नहीं होती। इसका नाम एक और है सुसु, क्योंकि आवाज़ करती है ये, और आँख नहीं होने के कारण इसको दिखता नहीं है। यह जलीय जीव अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य का विस्तार 50 से 60 किलोमीटर की लंबाई में है। इसकी स्थापना 90-91 में की गई थी। इस अभयारण्य के तहत डॉल्फिन को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। पंत वन्यजीव अभयारण्य। पंत, यह वन्यजीव अभयारण्य बिहार के राजगीर में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार के राजगीर में है। यह वन्यजीव अभयारण्य 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यह भेड़, गाय, भालू, बंदर इत्यादि सारे जीव पाए जाते हैं यहाँ। टाइगर नहीं पाए जाते, टाइगर सिर्फ वाल्मीकि में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य के अतिरिक्त परमान नदी के ऊपरी भाग में डॉल्फिन सुस को देखा गया है। अररिया में स्थित अभयारण्य की खोज सन 1995 में सूदन सहाय नामक व्यक्ति ने की थी। परमान नदी के ऊपरी भाग में 15 डॉल्फिन मछलियां पाई गई हैं थी। अगला है नागी डैम पक्षी अभयारण्य। डैम है तो मतलब मानव निर्मित होगा ये। बिहार के जमुई जिला में स्थित यह एक पक्षी अभयारण्य है। यह 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में हुई है। यहाँ संरक्षित वाले पक्षियों में कोयला, गौरैया, मैना, तोता ये सब शामिल है। नागी डैम कहाँ? नागी डैम जमुई। अब नकटी डैम, यह नागी डैम पक्षी अभयारण्य के समीप ही स्थित है। ये जमुई में ही है। तो नागी या नकटी कहाँ हो गए? ये जमुई में हो गए। ठीक है, जमुई में ये हो गए नागी नकटी दोनों। यह जमुई में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 3.32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कोयल, मैना, गौरैया, तोता, गिलहरी इत्यादि पाए जाते हैं। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 8.77 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यहाँ चीता, सांभर, हिरन, भालू इत्यादि पाए जाते हैं। अगला है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अभी पढ़ा हमने, ऊपर था वाइल्ड लाइफ, ये था ऊपर था नेशनल पार्क वाल्मीकि, उसी के तहत है। इसी का एक हिस्सा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, वन्यजीव अभयारण्य ये भी एक ही है, एक ही पूरा भाग होता है। और टाइगर रिजर्व भी है ये, नेशनल पार्क भी है ये, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये। ओके, इसका क्षेत्रफल 899.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यह 1978 में स्थापित हुआ। यहाँ भालू, हिरन, चीतल, सांभर, चीता इत्यादि सब कुछ पाए जाते हैं। चीता होगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध जी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गया में। 259.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यहाँ तेंदुआ, चीतल, सांभर, हिरन ये सब पाए जाते हैं। जानवरों का नाम मत याद रखना, ये याद रखना किस जिले में है। ओके,
बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पक्षी अभ्यारण्य एक लिस्ट है। इसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में वैसे करवाया है, शॉर्ट वीडियो में, बहुत छोटे से वीडियो में, वैसे चलो अभी भी करवा देता हूँ। वाल्मीकि बाघ शरण स्थली प्रमंडल 1 और 2 पश्चिमी चंपारण 335.64 वर्ग किलोमीटर में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य में आगे नेशनल पार्क तो एक ही है सिर्फ पूरे बिहार में, राष्ट्रीय उद्यान एक ही है वाल्मीकि बाघ शरणस्थली प्रमंडल पश्चिमी चंपारण 880.78। गौतम बुद्ध गया, भीम बांध मुंगेर, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, कैमूर और रोहतास दोनों में पड़ता है। इसकी खासियत क्या है, सोन नदी के किनारे है ये। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, अचानक कमर अमरकंटक, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर है ये जगह, वहाँ से निकलती है, वहीं से नर्मदा में निकलती है। तो कैमूर कहाँ हो गया, कैमूर और रोहतास दोनों में हो गया। राजगीर नालंदा में है ये, राजगीर नालंदा में। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन भागलपुर में है ये, गंगा नदी पर, और जलीय अभयारण्य है ये। ओके, राजौली नवादा में है ये। पक्षी अभयारण्य कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य मिथिला दरभंगा के दक्षिणी भाग में, दरभंगा जिला में है। मिथिला पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने, दरभंगा के दक्षिणी भाग में है। बरेल सलेलमली तो वैशाली में है ये, बरेल बहुत से वैशाली। नकटी डैम जमुई में है, नागी डैम जमुई में है। कांवर झील बेगूसराय में है, ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसको इस साल 2020 में रामसर में शामिल किया गया, रामसर वेटलैंड में। यह पक्षी अभयारण्य बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। 63.11 वर्ग किलोमीटर विस्तृत यह अभयारण्य साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बिहार का एकमात्र रामसर सूची में शामिल स्थल है ये। गोगाबिल बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व, बिहार के कटिहार जिले में अवस्थित है ये। गोगाबिल कम्युनिटी रिजर्व है ये। इस प्रकार के गोखुर झील ऑक्स बो लेक, क्या होता है ना, कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, मान लो बीच में ज़मीन आ गया था, कुछ साल बाद क्या होता है ना कि नदी इस ज़मीन को काटते यहाँ से बहने लगती, तो ये पूरा इलाका एक गोखुर के आकार में झील बन के रह जाता है ऐसे। झील के 57 हेक्टेयर क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व के 30 हेक्टेयर क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा वेटलैंड में से एक है ये गोगाबिल, कटिहार में स्थित जो है। नेक्स्ट चलते हैं। 1990 में कोल्ड एरिया के तौर पर गोगाबिल क्षेत्र को संरक्षित किया गया था। क्लोज्ड एरिया 2002 के क्लोज्ड एरिया की अवधारणा समाप्त होने के बाद इसे 2004 में इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। ओके, भारत का इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया में शामिल है ये गोगाबिल, कटिहार वाला गोगाबिल कटिहार। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये कहाँ है, ये पटना में है, पता है लोग जो गए होंगे पटना के चिड़ियाघर देखने। यह पटना में स्थित चिड़ियाघर एक जैविक उद्यान है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गैंडा, जेब्रा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ इत्यादि देखने को मिलते हैं। यह उद्यान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण। वायुमंडल में कणीय पदार्थों की उच्च मात्रा और जल निकायों के प्रदूषण से स्पष्ट है कि पर्यावरण में काफ़ी प्रदूषण हुआ है। प्रदूषण क्या होता है, तो परिवर्तन हो जाता है गुणधर्म में किसी भी चीज़ के। जैसे वायु पहले अच्छी होती थी, अगर उसके गुणधर्म बदल जाए तो हम बोलते हैं पॉल्यूशन आ गया है। जल अच्छा होता है लेकिन उसमें अगर कुछ बाहरी चीज़ हो, भौतिक बाहरी मिलावट के कारण जब उसका गुणधर्म किसी को प्रभावित करने लगे नकारात्मक रूप से, तो पॉल्यूशन कहलाता है। और जिस चीज़ के कारण उसमें वो प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट। ओके, अगला है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम के तहत नदियों के पानी की गुणवत्ता का अनुसरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नदियों के प्रदूषित हिस्से में घुले ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, PSH चालकता, ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पहला क्या था, घुला ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन DO, और मल जनित तथा कुल क्लोरोफॉर्म का अनुसरण किया जाता है। क्या होता है मैं बताता हूँ। डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा मात्रा है, तो डब्बे पर पानी का बोतल अगर खरीदोगे उस डब्बे पर लिखा रहता है कि 99%, 98% जो भी लिखा रहता है।
तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होता है, डीओ ज़्यादा है, तो मतलब पानी अच्छा है। ओके, अब यहाँ था जैव रासायनिक मांग ऑक्सीजन की, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, यानी कि उसमें ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन चाह रहे हैं, तो ये जितना ज़्यादा होता है, बीओडी अगर ज़्यादा है यानी कि पानी खराब है, उसको नहीं पीना चाहिए। बीओडी का ज़्यादा यानी कि पानी खराब, और डीओ का ज़्यादा यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा तो पानी अच्छा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता के मूल्यांकन से उसमें कुल क्लोरोफॉर्म और मलजलित कोलीफॉर्म का मान अधिक होना पता चलता है, जिसका मुख्य कारण गंगा के किनारे बसे शहरों द्वारा उसमें मलजल घरेलू पानी बहाए जाना है। वैश्विक तापमान के सघन होते जाने की स्थिति में जीवाश्म ईंधन, फसलों और खुले में कूड़े जलाना, ईंट निर्माण, खनन उद्योग, वाहनों में उत्सर्जन से बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर जो है वो, जब दिल्ली वगैरह में प्रदूषण बढ़ता है तो मुजफ्फरपुर भी भारत के एक पोल्यूटेड शहर में नाम आता है। पूरे उत्तर भारत में पूरा पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उसने बिहार के शहरों में अभी मापना नहीं शुरू किया हमने, मुजफ्फरपुर में मापते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन का स्तर ऊँचा रहता है। वायुमंडल के मुख्य प्रदूषक कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5 होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जो वायु में रहते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। बिहार में खेतों में फसलों को ठूठ जलाने से, वही पराली से भी कणीय पदार्थों का संक्रेदन 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक जा पहुंचा है। पटना, मुजफ्फरपुर और गया जैसे शहरों की वायु की गुणवत्ता बहुत खराब के बतौर वर्गीकृत किया गया है। बहुत ही खराब श्रेणी, यानी कि 500 से ज़्यादा ppm है वहाँ पर, पार्टिकुलेट पर मैटर है वहाँ पर। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना, मुजफ्फरपुर, गया में एक सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र की स्थापना की है, जिन्होंने क्रमशः 11, 13 और 14 में काम करना शुरू किया। कहाँ कहाँ पर? पटना, मुजफ्फरपुर, गया में स्थापना किया है बिहार सरकार ने। किसका स्थापना किया है? वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र का। वायु प्रदूषण से बचाव के लिए राज्य सरकार ने जून 2020 में पेट कोक और फर्नेस फ्यूल ऑयल के उपयोग पर राज्य ईंधन नीति तैयार की। तदनुसार औद्योगिक ईंधन के रूप में पेट कोक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पेट कोक को बैन कर दिया है राज्य सरकार ने। अगला है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गलती पर मैंने, इंडिया लिमिटेड ने 5 CNG आउटलेट पटना में रुकुनपुरा के समीप, इंडियन ऑयल का रिटेल आउटलेट पटना में सिटी फ्यूल बाईपास टोल प्लाजा, पटना में ट्रांसपोर्ट नगर के समीप, और सोनाली पेट्रोल पंप पटना में सगुन मोड़ के पास, नौबतपुर में एनर्जी गंगा प्रोजेक्ट के जरिए वाहनों के लिए CNG आपूर्ति शुरू की गई है। मतलब पटना में जगह जगह अब CNG मिलते हैं। अगर आप दिल्ली आए होंगे तो यहाँ तो CNG वाले ही ऑटो वगैरह चलते हैं, बस वगैरह, तो पटना में भी शुरू किया गया है। अच्छा है, शुरुआत हुई है तो आगे भी जाएगा। बिहार के परिवहन विभाग ने नवंबर 2019 में अगले आदेश तक पूरे राज्य में 15 वर्ष से पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों को चलाने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने भी पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगोल नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में 15 वर्ष से पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों को चलाने पर रोक लगा दी और अगले आदेश तक नवंबर 2019 तक प्रभावी है। बिहार स्वच्छतर ईंधन नीति 2019 के अनुसार मौजूदा तिपहिया वाहनों को बदलकर CNG वाहन लेने पर 40,000 रुपये की एक मुफ्त सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपके पास मौजूदा अभी जो वाहन है, जो टेम्पो चलती हैं बिहार में, वो डीजल ईंधन पे चलती है, उसको बदल के अगर आप CNG वाला टेम्पो लेंगे तो आपको 40,000 रुपये का सरकार सब्सिडी देगी। और एक मुफ्त सब्सिडी तिपहिया वाहन में CNG किट लगाने का खर्च पूरा करने के लिए 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। अगर आप गाड़ी मॉडिफाई करवा के CNG गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसमें भी सरकार 20,000 रुपये देगी। और पुराने तिपहिया को बदलकर नया विद्युत वाहन लेने पर 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में भूजल संसाधन एवं गुणवत्ता। बिहार में आमतौर पर देखे गए प्रदूषकों में आर्सेनिक बहुत खतरनाक, फ्लोराइड, आयरन और मैग्नीज शामिल हैं। उसे पीने के लिहाज से नुकसानदेह बनाते हैं। भूजल अधिनियम 2006 को लागू करने के जरिए राज्य सरकार राज्य में भूजल संसाधनों की अति निकासी और प्रदूषण में कमी लाने का प्रयास कर रही है। आर्सेनिक कहाँ कहाँ मिलता है देखना। इसमें उत्तर बिहार के मैक्सिमम जिले दिखेंगे, गंगा के ऊपर के हिस्से की।
खैर देखते हैं कुछ कुछ दक्षिण का भी। पटना नीचे आ गया, ये भोजपुर ये भी नीचे है, बेगूसराय ऊपर, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, सारण, मुंगेर, कटिहार, बक्सर, वैशाली, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया ये सभी शामिल हैं जहाँ पर आर्सेनिक ज़्यादा है, आर्सेनिक से कैंसर तक होता है। आयरन, बिहार के सभी ज़िले हैं जहाँ आयरन अधिकता में पाया जाता है पानी में। फ्लोराइड, औरंगाबाद, बांका, कैमूर, जमुई, मुंगेर, नवादा, रोहतास, भागलपुर, गया, जहानाबाद ये सब होता है। फ्लोराइड दांत के लिए अच्छा होता है कम मात्रा में, लेकिन अधिक मात्रा में क्या होता है, दांत के लिए बहुत ख़राब होता है, हड्डियों को कमज़ोर कर देता है ये। नाइट्रेट, नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम याद है, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, नाइट्रेट से निम्न से कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट्रेट की भी अधिकता है बिहार के पानी में। अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, जमुई और कैमूर। देखो ये बिहार के, अगर ये बिहार है तो इसके दक्षिण वाले इलाके में नाइट्रेट ज़्यादा है, इस वाले इलाके में पूरे में वो ज़्यादा है आर्सेनिक, इसमें नाइट्रेट ज़्यादा है, यहाँ नाइट्रेट और यहाँ आर्सेनिक ज़्यादा है। ओके, तो नाइट्रेट से कौन सी बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। राज्य सर्वाधिक 1.16 अरब घन मीटर वार्षिक दोहन लायक भूजल संसाधन पश्चिमी चंपारण जिले में मौजूद है। सबसे ज़्यादा भूजल संसाधन कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, बिहार के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी वाला भाग। बरसात के मौसम में बारिश से भूजल संभरण के मामले में अग्रणी जिले पश्चिमी चंपारण 0.99 अरब घन लीटर और पूर्वी चंपारण 0.92 अरब घन मीटर और रोहतास में इतना मिलता है 0.88। तो देखो कहाँ कहाँ पर है ये, बिहार थोड़ा सा कोना कोनी वाला बनाते हैं अपना। ये रहा बिहार, ये यहाँ कौन सा, पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों आ गया, और यहाँ रोहतास। तो ये दोनों ज़िले और ये 3 ज़िले जो है ना, ये सबसे ज़्यादा भूजल संसाधन वाले ज़िले हैं। बरसात के मौसम में बारिश से भूजल संभरण के मामले में सबसे पीछे शेखपुरा, अरवल और शिवहर हैं। तीनों छोटे छोटे ज़िले हैं और तीनों सबसे पीछे हैं ये भूजल संभलन बरसात के दिनों में। राज्य में विभिन्न परियोजना के लिए भूजल की वार्षिक निकासी के मामले में सर्वाधिक 10.78 अरब घन मीटर के साथ कृषि का शीर्ष स्थान है। मतलब भूजल सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ होता है, तो कृषि में। उसके बाद घरेलू प्रयोजन का स्थान आता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ व्यय होता है, कृषि में, उसके बाद घरेलू प्रयोजन में। सिंचाई के मकसद से भूजल निकालने वाले शीर्ष राज्यों में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए कहाँ पर भूजल निकाला जाता है, तो मुजफ्फरपुर, उसके बाद गया, उसके बाद कटिहार, जिनका 2017 में कुल पानी निकालने में संयुक्त रूप से 16.4% हिस्सा था। मुजफ्फरपुर, गया और कटिहार में सबसे ज़्यादा भौम जल निकाला जाता है सिंचाई के लिए। भूजल संसाधन की अति निकासी सर्वाधिक 95.7% जहानाबाद जिलों में रही, सबसे कम अररिया जिले में। वर्ष 2017 में भूजल संभरण मतलब ओवरऑल सबसे ज़्यादा जहानाबाद में निकलता है, कृषि के लिए सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर, गया, कटिहार में निकलता है, और सबसे कम ओवरऑल कहाँ है, अररिया में। वर्ष 2017 में भूजल संभरण का मूल्यांकन दर्शाता है कि बारिश से सर्वाधिक 19,083 अरब घन मीटर भूजल संभरण वर्षा ऋतु में हुआ था और शेष मौसमों में 3.14 अरब घन मीटर ही था। बिहार के लगभग 19 जिलों में भूजल निष्कर्षण का स्तर राज्य के औसत 45.8% से अधिक है। सिंचाई के लिए भूजल का निर्भरता जल स्तर गिरने का एक प्रमुख कारण है। मतलब सिंचाई के लिए जब हम नीचे से ज़मीन से सारा पानी निकाल लेते हैं तो पीने के लिए पानी का तो अभाव हो ही जाएगा ना। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। 16 के करीब में क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन सारा देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है दिवस विभिन्न, तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाएगा 8 अगस्त को। ए का 3 किस में है, बी में है। फिर वृक्ष सुरक्षा दिवस 21 अगस्त को, सीधा सीधा पूछेगा ये, वृक्ष सुरक्षा दिवस 21 अगस्त को। बिहार पक्षी दिवस नवंबर का दूसरा सप्ताह बिहार पक्षी दिवस होता है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। ठीक है, टीचर्स डे के 1 महीने बाद बिहार में डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बिहार में वन क्षेत्र कितना है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए 7305.99 वर्ग किलोमीटर।
बिहार में कुल भूभाग के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र कितने पर है? तो तीसरा का हो जाएगा डी 7.76% पर मात्र है बिहार में। होना कितना चाहिए? 33%। बिहार में कौन राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो एक ही है, पता ही है कौन सा, तो वाल्मीकि। चौथा का हो जाएगा सी वाल्मीकि। गंगा नदी में पाए जाने वाले अस्तनी वर्ग के प्राणी का नाम क्या है? अस्तनी वर्ग के, तो पांचवा का क्या हो जाएगा? ए डॉल्फिन। डॉल्फिन है, इसी के लिए डॉल्फिन वो मनाया गया भागलपुर में। छठा है, बिहार में किस भाग को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है? भागलपुर और कहलगांव के बीच की गंगा नदी की धारा को। छठा का ए हो जाएगा। सातवां है, बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, याद है? तो उसी में वर्गीकृत, तो सी हो जाएगा सातवां का। आर्द्र पर्णपाती क्या था, शुष्क क्या था? 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र शुष्क पर्णपाती, और 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला पानी वाला क्षेत्र आर्द्र पर्णपाती। पर्णपाती क्या होता है? पत्ते गिराने वाले पेड़। भीम बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? भीम बांध मुंगेर में था। 9-8वां का बी हो जाएगा। ओके। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र पतझर वन, शुष्क पतझर वन। पतझर को ही पर्णपाती लिख दूंगा मैं, ठीक है, तो दोनों ही पाए जाएंगे। 9वां का सी हो जाएगा। 10वां मैच करना है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो ए का 5 हो जाएगा। ए का 5 देखो 2 में दिया है। उसके बाद से वाल्मीकि कहाँ है? तो चंपारण में है। बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 है। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? तो कैमूर है रोहतास में, तो रोहतास सी का 2 हो जाएगा। तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा 10वें का। उसके बाद से गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? बोध गया में है। राजगीर अभयारण्य कहाँ है? तो ये था नालंदा में। ई का 1 हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? तो 11वां का पूछा है, तो 11वां का हो जाएगा शुष्क पतझर वन है। ये शुष्क पतझर वन है, ये बारिश कम होती है तो शुष्क पतझर वन में आएगा। 12वें बाघ रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो याद है कितना था? 31 हो गया। तो उससे पहले कितना था? 28। 2015 के हिसाब से 28 था, 2019 के हिसाब से 31 हो गया था। बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार सही क्रम में है, इसको मत याद रखना। 2021 में बदल गया होगा, वन रिपोर्ट 2021 में बदला होगा, इसको नहीं करेंगे हम लोग। अगला है कांवर झील। कांवर झील कहाँ है और कुशेश्वर कहाँ है? गोगाबिल और नकटी। कुशेश्वर कहाँ? दरभंगा। कांवर झील बेगूसराय। तो बी का 2 और ए का 4, सी आंसर होना चाहिए इसका सी है, मिला लेते हैं। उसके बाद कांवर। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में, सी का 1 हो जाएगा। नकटी कहाँ है? जमुई में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्र में है? तो 15 का हो जाएगा कैमूर क्षेत्र में है वन। 16वां है, बिहार राज्य में कितने मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 16 का हो जाएगा 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पर वन प्रदेश पाया जाता है। तो ये हमने बिहार के वन और वन्यजीव संपदा चैप्टर कंप्लीट कर लिया केबीसी नैनो के बुक से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।